हेलो बच्चों, आज हम लोग वेक्टर का दूसरा क्लास कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने वेक्टर के बारे में जाना। स्केलर और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप के होते हैं, स्केलर होते हैं और वेक्टर होते हैं। स्केलर वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें कि सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जबकि वेक्टर वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। मतलब स्केलर में डायरेक्शन नहीं होता है ना। गुड। तो आज जो है उसके अलावा हम लोगों ने देखा कि वेक्टर को दो या दो से अधिक वेक्टर दिया हुआ है तो उसका सम कैसे निकालेंगे, यानी रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, ये हम लोगों ने देखा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और दूसरा देखा हम लोगों ने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और तीसरा देखा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये देखा। अब जो है अभी हम लोग जो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है उसको थोड़ा और समझेंगे अच्छी तरह से, और वेक्टर एडिशन का कुछ प्रॉपर्टी है वो हमें जानना चाहिए, है ना। तो अभी जो है तत्काल उसके बारे में देखेंगे। देखिए, पहला चीज़ क्या है, फर्स्ट पॉइंट जो इज टू बी नोटेड वो क्या है, सम ऑफ वेक्टर्स इज ऑलवेज ए वेक्टर, है कि नहीं। दो या दो से अधिक वेक्टर को अगर आप ऐड करते हैं तो उसका सम जो होता है ना, रिजल्टेंट जो होता है वो क्या होता है, वेक्टर होता है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी बात है क्या, देखिए दूसरा चीज है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है ना। इसका मतलब क्या है, वेक्टर ए सपोज करिए दो वेक्टर है, फॉर एनी टू वेक्टर्स ए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, है ना। इसको क्या बोलता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये आपका फॉलो करता है वेक्टर एडिशन। और फॉर एनी, अगर तीन वेक्टर्स रहे, थ्री वेक्टर्स, फॉर एनी थ्री वेक्टर्स, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, तीन वेक्टर आपको दिया हुआ है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि वेक्टर ए प्लस अंडर ब्रैकेट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, दिस इज इक्वल टू, अब जो है ए और बी को इस साइड में इसको क्लब कर लीजिए, एक साथ ले लीजिए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी है ना, ये भी फॉलो करता है, ये ओबे करता है। और एक चीज और है इसमें, वो क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि वेक्टर ए प्लस अंडर ब्रैकेट माइनस वेक्टर ए, यानी इसका निगेटिव, ये कितना होता है, दिस इज, या माइनस वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए, ये क्या होता है, जीरो। वो भी वेक्टर ही है, ठीक है ना, जीरो वेक्टर। तो कहते हैं कि बोलते हैं इसको माइनस ए वेक्टर इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ वेक्टर ए, है ना। माइनस ए वेक्टर को क्या बोलते हैं, माइनस ए इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ वेक्टर ए, बिकॉज वेक्टर ए प्लस अंडर ब्रैकेट माइनस वेक्टर ए, या पहले इसको लिखिए प्लस वेक्टर ए इक्वल टू जीरो, एडिटिव इनवर्स बोलते हैं इसको, है ना, एडिटिव इनवर्स।
इसको आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जो है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। 5 कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना, फॉर एनी टू। चलिए इसको अब हम डिलीट करते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए। 5 4 3 2 और 1। ओके, वेरी गुड। एक क्वेश्चन बनाते हैं। यूनिट वेक्टर अभी तक जो बढ़ा है ना, उसका कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ना, उसको आपको बिल्कुल जानना चाहिए। एक क्वेश्चन बनाते हैं यूनिट वेक्टर का। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द यूनिट वेक्टर। क्वेश्चन है, अरे ये तो गया, इसमें दम नहीं है, ये वाला देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, हाँ, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ एक वेक्टर दिया हुआ है, a इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। कैसे निकालेंगे इसको, मालूम है आपको, एकदम आसान है। यूनिट वेक्टर निकालना है इसका, a कैप, इसका फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू वेक्टर जो है वेक्टर a डिवाइडेड बाय वेक्टर a का मॉडुलस, यानी इसका मैग्नीट्यूड है ना। इसका ये है आपका फॉर्मूला निकालने का। क्या निकालने का, यूनिट वेक्टर। कोई वेक्टर दिया हुआ है, उसका अगर यूनिट वेक्टर निकालना है, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वेक्टर ए मॉडुलस कितना होगा, अंडर रूट, यहाँ देखिए 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, ये कैप होगा यहाँ पर, है ना। तो हम कैसे करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस जो भी है माइनस 5 है, ब्रैकेट में लिखिए माइनस 5 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और ये 25, ये 5 का कितना हो जाएगा माइनस 5 का माइनस माइनस प्लस 25। इस सब को आप अगर ऐड करेंगे कितना आएगा, 45 आएगा क्या, 45 को क्या लिख सकते हैं, 9 × 5 यानी 3√5, ये आएगा क्या, देखिए जो भी आएगा आप जो है इसका, इस वेक्टर का मॉडुलस निकाल लीजिए, यानी मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए और सीधा इस फॉर्मूला में आप डाल दीजिए। देयरफॉर यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय वेक्टर ए का मॉडुलस। वेक्टर ए कितना है 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप डिवाइडेड बाय कितना आया है 3√5। बस इसको आप चाहे तो अलग अलग कर सकते हैं, 2/3√5 कैप प्लस 4/3√5j कैप माइनस 5/3√5 क्या हो जाएगा k कैप। ये हो गया यूनिट वेक्टर, ओके। और यही हुआ आपका आंसर क्या हो गया, ये वाला हो गया आंसर। देखिए आंसर हो गया आपका। तो यूनिट वेक्टर आप निकाल लिए, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं, है ना, ऐसे निकालेंगे। इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ जाइए। ओके, 5 4 3 2 1 0।
एक और सवाल बनाते हैं। ये क्या सवाल था, एक वेक्टर दिया हुआ है, उसका हम लोगों ने क्या निकाला, यूनिट वेक्टर निकाला। अब इसी तरह का एक दूसरा सवाल है। इस सवाल में क्या है दूसरा में, ये देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपका फाइंड, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द यूनिट वेक्टर parallel to the sum of vectors a vector equal to 2i cap plus 4j cap minus 5k cap and दूसरा वेक्टर क्या है, वेक्टर b, दिस इज इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। देखिए कितना आसान है और थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग सवाल हो गया ये, है ना। क्या है इसमें, इसके पहले जो निकाले थे एक वेक्टर दिया हुआ था और उसका हम लोगों ने यूनिट वेक्टर निकालना था, हम लोगों ने उसको निकाल लिया। इसमें क्या बोल रहा है, एक यूनिट वेक्टर निकालो जो कि ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों का जो सम होगा उसके पैरेलल हो, है ना। तो पहले क्या निकाल लेंगे, सम। तो क्या हो जाएगा, सम वेक्टर a प्लस वेक्टर b इक्वल टू ये जितना चीज है 2i प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप प्लस ब्रैकेट में लिखिए प्लस क्या है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, है ना। इसको जो है हम लोग लिख लिए। अब क्या करिए, i वाले को i वाले के साथ प्लस कर दीजिए, 2i प्लस 1i कितना हो गया, 3i कैप, ओके। 4j यहाँ 2j क्या हो जाएगा, 6j कैप, यहाँ माइनस 5k, यहाँ क्या है 3k, तो क्या हो जाएगा माइनस 2k कैप, होगा ना। यहाँ तक क्लियर। तो हम लोगों ने क्या निकाल लिया, हम लोगों ने निकाला सम ऑफ वेक्टर्स, सम ऑफ वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये कितना हो गया, ये इतना हो गया, ये हम लोग निकाल लिए। अब हमको निकालना है यूनिट वेक्टर, इसके पैरेलल निकालना है। क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू the sum of vectors a and b. The sum we have calculated the sum of two vectors, vector a and b, and this is equal to 3i cap plus 6j cap minus 2 cap. Now we know how to calculate unit vector parallel to unit. We know how to calculate the unit vector of any given vector, or similarly we can find the unit vector parallel to any vector, same thing। और ये जो है आपका वेक्टर, इसके पैरेलल में फॉर्मूला क्या होगा, इसको अगर मान लीजिए कि क्या मान लेते हैं, या इतना ही मानिए, देखिए ऐसे आप इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना। लेकिन इसको ऐसा ना मान करके इसको हम मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं सी वेक्टर। अगर सी मान लेते हैं तो सी का क्या होगा, सी कैप इक्वल टू क्या होगा, सी कैप इक्वल टू होगा वेक्टर सी डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी, ऐसे ना होगा। देखिए, और यहाँ क्या है, सी वेक्टर किसको माना है, ए प्लस बी को, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डिवाइडेड बाय वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसका मॉडुलस। इसका मॉडुलस कैसे निकालेंगे तो वो भी देख लेते हैं। तो ये वेक्टर हो गया इतना। अब देखिए सी, इसका मॉडुलस निकालना है, यानी इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तब ना होगा। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, आसानी से निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे, देखते हैं। इस साइड में दूसरे कलर से निकाल देते हैं। मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ किसका, 3i कैप प्लस 6j कैप
-2k कैप, इसका मॉडुलस निकालना है हमको। और कैसे निकालते हैं? √3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? √9 प्लस 36 प्लस ये स्क्वायर है होल स्क्वायर, तो ये क्या जाएगा? 4। ये कितना हो गया आपका? 40 और प्लस 9 √49, और 49 का कितना हो जाएगा? 7। तो मॉडुलस ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स कितना आ गया? 7। अब इसमें से डाल दीजिए। पहले तो ये लिखना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कितना निकला है? ये निकला है आपका 3i प्लस 6j माइनस 2k, 3i कैप 6j कैप माइनस 2k कैप डिवाइडेड बाय इसका मॉडुलस कितना आया है? ये आया है 7, है ना। तो इसको अलग अलग कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3/7 i कैप प्लस 6/7 j कैप माइनस 2/7 k कैप। ये हो गया आपका, क्या हो गया? ये हो गया आपका यूनिट वेक्टर C। देखिए ये हो गया आपका आंसर, फाइनल आंसर यही हुआ ना। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? वेरी गुड, मुझे पता है आप समझ गए हैं। इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक चीज गौर से देखिएगा। अब यहां पर एक चीज बहुत गौर से देखना है। वो क्या देखना है? ये जो वेक्टर है आपका, है ना, ये a प्लस बी वेक्टर है। इसके नीचे क्या आया है? 1/7, मतलब 7 आया है इसके नीचे। तो इसको हम अगर ऐसे लिखें, कैसे लिखें बताते हैं। इसको अगर आप इस तरह से लिखिए, यूनिट वेक्टर ऑफ C इक्वल टू 1/7 और 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप, ऐसा लिख सकते हैं इसको। तो हुआ क्या है? जो ओरिजिनल वेक्टर है ना, जिसका हम यूनिट वेक्टर निकाले हैं, उससे एक स्केलर से मल्टीप्लाई हो गया है। देख रहे हैं 1/7, ठीक है। एक स्केलर से क्या हो गया है? मल्टीप्लाई हो गया है। मतलब यूनिट वेक्टर जो हम निकालते हैं किसी भी वेक्टर का, तो उसमें आता, क्योंकि देखते हैं मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड किए हैं। मैग्नीट्यूड जो है किसी वेक्टर का क्या होता है? स्केलर होता है। स्केलर से अब इसी कंसेप्ट को हम आगे बताते हैं आपको, है ना। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। वेरी गुड। अभी हम लोगों ने निकाला यूनिट वेक्टर जो कि पैरेलल है, और किसके पैरेलल है? अभी हम लोगों ने निकाला, हमारे पास एक वेक्टर था A और दूसरा वेक्टर मान लीजिए था B। इससे हमने निकाला एक वेक्टर, सपोज करिए इस टाइप का आ गया, A प्लस बी, वेक्टर A प्लस वेक्टर B, यही निकाला ना हम लोग। इसको और इसका और इसका सम हम लोगों ने निकाला, वो क्या हो गया? वेक्टर A प्लस बी, है ना। और उसके बाद क्या किया हम लोग क्या किए? इसका यूनिट वेक्टर निकाले, इसके पैरेलल में ऐसे करके, मतलब ये C इक्वल टू इतना आया है। इस वेक्टर के, इसी वेक्टर के सम का, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर हम लोगों ने निकाला। यहाँ पर क्या निकाला? सॉरी, C कैप, है ना, C कैप हम लोगों ने निकाला। और क्या है ये इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है ये यूनिट वेक्टर। दिस यूनिट वेक्टर, ऐसे नहीं किए हम लोग, अभी क्या किए?
कंसेप्चुअली अगर देखा जाए तो हमारे पास दो वेक्टर था, वेक्टर ए था, वेक्टर बी था। उसका हम लोगों ने क्या निकाला, सम निकाला। और ये जो वेक्टर आया, सम भी तो एक वेक्टर होता है, और ये जो वेक्टर है इसके पैरेलल में एक यूनिट वेक्टर निकाले, और इसके एलोंग भी अगर यूनिट वेक्टर निकालते वो भी वही होता नहीं। वही अगर आपको कहते फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर, उसमें भी क्या करते, दिस वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। उसी तरह से हम लोग यूनिट वेक्टर भी निकाल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, दिस वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो पैरेलल रहे चाहे इसी का निकालना रहे वही होगा। और आपने देखा कि क्या देखा, कैसे निकालते हैं, अगर सम रहे तो कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये यूनिट वेक्टर जो है वेक्टर के सम के पैरेलल है। ओके, इसको आप जरूर नोट कर लें, है ना। क्या होता है ना, छोटी छोटी बातें अगर आप जो बोर्ड में पढ़ाई के वक्त लिखते हैं, हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं, अगर आप इसको कॉपी में लिख लेते हैं, जब उसको आप रिवाइज करते हैं ना, तो उस समय आपको अचानक याद आ जाता है कि ये जो लिखे हैं उसमें क्या क्या बात हुई थी, और वो आपके मन पर जो है हमेशा के लिए छप जाता है, याद रहता है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले ही चुके हैं। फिर भी 5 4 3 2 1, उसके बाद 0, और इसके बाद इसको डिलीट कर देते हैं, साफ कर देते हैं। अब देखिए, आप एकदम कंसेप्ट को क्लियर करिए। देखिए, हम कहेंगे वेक्टर ए, इसको नोट कर लीजिए, वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी if vector A is equal to k times vector B, where k is a scalar non-zero number, जीरो मत रखिए नहीं तो जीरो वेक्टर हो जाएगा। तो देखिए क्या है आपका इसमें क्या आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आपके पास दो वेक्टर है। ठीक है, देख लीजिए, जैसे कि वेक्टर ए मान लीजिए है आपका आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, एक वेक्टर है दिया हुआ, और वेक्टर बी जो है आपका है 2i कैप प्लस 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स i प्लस j कैप प्लस k कैप। ये आप देख रहे हैं ना, तो ये आप क्या हो गया, ये हो गया एक्चुअली हो गया वेक्टर b इक्वल टू हो गया 2 मल्टीप्लाइड वेक्टर 2 वेक्टर a। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों वेक्टर जो हैं a एंड b क्या है, पैरेलल है। यहाँ k इक्वल टू क्या है, k इक्वल टू है 2, हियर k इक्वल टू कितना है 2। देखिए, तो ये ध्यान रखिए, है ना। ये क्लियर है कि एक वेक्टर आपको दिया हुआ है, उसको अगर आप स्केलर से, दूसरा वेक्टर है जो कि इस टाइप का है, वेक्टर ए, यह है के वेक्टर बी, इस टाइप का है। क्योंकि देखिए ये पैरेलल है, वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल है, तो इस टाइप का रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, है ना। ये रिलेशनशिप जो है एग्जिस्ट करेगा अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल है ना। गुड, ओके। अब जो है आपका यहाँ सोचने वाली बात है कि ये जो k है, इफ k इज ग्रेटर देन 0,
अगर k जो है ग्रेटर देन 0 है, देन वेक्टर a एंड वेक्टर b आर पैरेलल वेक्टर्स, है ना। दैट इज पैरेलल मतलब इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन। दूसरा बात क्या याद रखने वाला है, इफ k इज लेस देन 0 यानी निगेटिव नंबर हो, -1, -2, -3 कुछ भी हो माइनस में हो, तब क्या होगा, देन वेक्टर a एंड वेक्टर b आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, है ना। मतलब पैरेलल तो है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, दैट इज इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना। क्लियर है, ये ध्यान रखना है। अब एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। सपोज करिए कि अगर बी रहता यहां पर -2 टाइम्स दिस, ये रहता, तब क्या होता, एंटी पैरेलल होता। क्लियर है आपको। कुछ भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, हाँ? जैसे कि दूसरे कलर से देता हूं एग्जाम्पल, आपको याद रहेगा। जैसे कि मान लीजिए कि एक वेक्टर है a इक्वल टू, ये है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। एक वेक्टर है, सपोज करिए a मत लीजिए, एक वेक्टर है c, इतना है। दूसरा वेक्टर है d, ये कितना है जानते हैं, ये है का -2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो क्या होगा, C और D वेक्टर क्या है, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। C एंड D आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स, मतलब पैरेलल हैं लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। इसको नोट करिए, है ना, इसको नोट करिए। ये क्या आ जाए, D इक्वल टू क्या आ जाएगा, D इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2 आई, इसके जगह पर क्या आ जाएगा, C, -2C, है ना। ये हो जाएगा आपका D इक्वल टू -2 और C वेक्टर, है ना। तो ऐसा अगर है रिलेशन तो क्या हो जाएगा, C एंड D आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। आगे बढ़े हैं, वेरी गुड, पढ़ते हैं हम लोगों ने जो, चलिए इसको नोट करिए, आप नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। पूरा कंसेप्ट को क्लियर करना है और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाने हैं। उससे क्या होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। कोई भी प्रॉब्लम, जितना प्रॉब्लम मिले बुक में, सबको ट्राई करिए। हर प्रॉब्लम में कुछ न कुछ होता है, तो उसको जरूर सॉल्व करिए, है ना। प्रॉब्लम्स का कमी नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट क्लियर, हम उतना ही सवाल बनाएंगे। और कुछ सवाल बनाएंगे, कौन कौन सा, जैसे CBSE में आता है, आया हुआ सवाल बनाएंगे, और ये यही मेंस में आया हुआ सवाल बनाएंगे, और एडवांस में जो सवाल आया है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और हर सवाल में कुछ न कुछ जो है पेच होता है, एडवांस में, खास करके यही एडवांस में और मेंस में। तो जितना बनाएंगे तो उतना ही आप ट्रिक सीखेंगे, उतना ही आपका जो है ना आत्मविश्वास बढ़ेगा, है ना। तो इस तरह का सवाल बनाने से आप जो है कोई भी नया प्रॉब्लम अटेम्प्ट कर सकते हैं, और है ना। ठीक, तो हो गया 5 4 3 2 1 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब और मज़ेदार चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें सवाल वगैरह बहुत आता है, और इसका अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है आपको, है ना। चलिए, तो 3 टाइप का हम लोग वेक्टर एडिशन पढ़े थे। पहला क्या था आपका, ड्रैगी लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।
दूसरा था पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और एक था कौन सा, हाँ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये जो है ना पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसको थोड़ा सा और हम लोग इलेबोरेट करेंगे और इसमें जानकारी काफ़ी मिलेगी हम लोगों को, है ना। 2 वेक्टर्स आपको दिया हुआ है, आपके पास 2 वेक्टर्स दिया हुआ है, ओके। कौन कौन सा वेक्टर है ये? एक वेक्टर है आपका ये जो है ना, तो इस लॉ में क्या है कि अगर 2 वेक्टर्स दिया हुआ है और वो वेक्टर्स जो है रिप्रेजेंट करता है एक पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स को। देखिए O हो गया, मान लीजिए कि P वेक्टर है, ठीक है, P वेक्टर है, और दूसरा वेक्टर कौन सा है, ये है Q है ना। चलिए ये P है और ये क्या है, Q है, Q, ठीक है। Q वेक्टर है, तो ये एडजेसेंट साइड हुआ पैरेललोग्राम का, और ये आपका हो गया पैरेललोग्राम। तो ये P वेक्टर है और ये Q है। तो कहता है इसका रिजल्टेंट जो होगा, इसका या सब ऑफ वेक्टर्स ये जो होगा, ये इससे रिप्रेजेंट होगा। किससे रिप्रेजेंट होगा? इससे, डायगोनल से। और उस डायगोनल का इनिशियल पॉइंट जो है, जो इस दोनों वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट है वही होगा, सेम इनिशियल पॉइंट होगा। यही चीज़ था उसमें डिफिनेशन में। तो हम लोग क्या कर दिए, इसको बना दिए, और इसका जो है रिजल्टेंट मान लिया हम क्या है, R है। यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड हम लिख रहे हैं, ओके, मैग्नीट्यूड लिखिए। और इसमें इधर अगर झांकिएगा ये भी हो जाएगा Q, और ये जो है तो ये भी क्या हो जाएगा P, इसको भी हम लिख सकते हैं। अब क्या करिए, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करिए, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए, तो O ये हो गया आपका A, ये हो गया B, और ये मान लीजिए पॉइंट है C, ठीक ना। ध्यान से देखिए, क्लियर है, क्लियर होगा। और एक चीज हम लोग नोट करते हैं, ये जो एंगल है ये कितना है, थीटा, और ये जो एंगल है ये कितना है, अल्फा। मतलब थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड Q। थीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड वेक्टर Q, ठीक है ना। एंड R, और क्या है, रिजल्टेंट R है, R क्या है, रिजल्टेंट, और अल्फा इज द एंगल दैट रिजल्टेंट ऑफ P एंड Q मेक्स विथ P वेक्टर, है ना। P या बोल दीजिए OA, यहां बोल दीजिए OA, वो ही रिप्रेजेंट करता है P को। क्लियर है यहां तक? वेरी गुड। अब देखिए ये जो ट्रायंगल है आपका, इसे यहां D लिख दीजिए, यहां D लिख दीजिए। तो इस ट्रायंगल में किसमें, CBE, है ना। इसमें देखते हैं क्या क्या है आपको। ये है आपका, लिखेंगे इन ट्रायंगल CDA, है ना, CDA। कॉस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा इक्वल टू, देखिए ये अगर थीटा है तो ये भी होगा थीटा। क्लियर, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो अब देखिए इस ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल है हमारा, इसमें कॉस थीटा कितना होगा। थीटा के लिए ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, यानी AD डिवाइडेड बाय AC, AD डिवाइडेड बाय AC। और AD कितना हो जाएगा, AD इक्वल टू हो जाएगा AC कॉस थीटा, AC कॉस थीटा। और AC जो है, AC इसको Q रिप्रेजेंट करता है, क्या लिखेंगे, Q कॉस थीटा। देखिए इतना हो गया आपके पास, कोई डाउट नहीं। अब ये बड़ा वाला है ना, इसको लेते हैं। अच्छा एक चीज और है, इसमें कॉस थीटा तो निकाल लिए, और इसमें साइन थीटा कितना होगा,
साइन थीटा इक्वल टू, इस एंगल के लिए ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, ये है हाइपोटेनस, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, सी डी डिवाइडेड बाय ए सी। क्या होगा, सी डी डिवाइडेड बाय ए सी। इससे हमको सी डी का वैल्यू निकल जाएगा ए सी साइन थीटा, ए सी साइन थीटा। और देखिए ए सी क्या है, क्यू, क्यू रिप्रेजेंट करता है इसको, क्यू का मैग्नीट्यूड, तो क्या हो जाएगा क्यू साइन थीटा। तो इससे क्या हो गया, हम लोग जो है ए डी और इसका दोनों का वैल्यू निकाल लिया हम लोग, इसका और इसका वैल्यू निकाल लिया इस ट्रायंगल में। अब चलते हैं, क्या है, इन ट्रायंगल सी डी ओ, सी डी ओ, इसमें देखिए ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ किए हैं। तो दिस स्क्वायर प्लस ये दिस स्क्वायर विल बी इक्वल टू दिस स्क्वायर, यानी सी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओ सी स्क्वायर, है ना। क्या लिखेंगे, सी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं, पहले इसको लिखते हैं, ओ सी स्क्वायर इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। और देखिए ओ सी मतलब क्या हो गया, आर स्क्वायर, ओ सी क्या है, रिजल्टेंट है इसका। और सी डी स्क्वायर, सी डी कितना वैल्यू है आपका, क्यू साइन थीटा, लिखेंगे क्यू साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस ओ डी। अच्छा हाँ, ओ डी कितना होगा बताइए, देखिए ओ डी क्या होगा, ओ डी ओ ए प्लस ए डी, है ना। ओ डी इक्वल टू क्या होगा, ओ ए प्लस ए डी। ओ ए कितना है, पी, और ए डी कितना है आपका, निकाले हुए हैं क्यू कॉस थीटा, क्यू क्या है, प्लस क्यू कॉस थीटा। देखिए कोई दिक्कत है यहाँ तक, इसमें हमने क्या क्या किया, पहले इसका वैल्यू निकाला इस ट्रायंगल में, फिर इसका वैल्यू निकाला, उसके बाद ये जो ट्रायंगल है इसमें आगे क्या होता है, इसमें हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस दिए हो गया, फॉर, है ना, इस एंगल के लिए होगा, तो इतना तो होगा ही इसमें, तो इतना हो गया। अब देखिए ओ डी स्क्वायर, तो ओ डी की जगह पर क्या लिख देंगे, पी प्लस क्यू कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर, है ना। यहां तक मुझे लगता है कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं है। और नेक्स्ट देखिए आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या होगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2pq cos थीटा। देखिए यदि प्रॉब्लम, यहां से यहां तक हो गया आपका p प्लस क्यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये क्यू स्क्वायर थीटा, क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, पहले पी स्क्वायर को लिख लेते हैं, प्लस क्यू स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और उसके बाद क्या बच गया आपका, ये वाला बच गया 2pq cos थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है। अब देखिए ये क्या हो गया, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये जो है आपका साइन स्क्वायर प्लस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो यहाँ पर सिर्फ क्यू स्क्वायर लिखेंगे प्लस 2pq cos थीटा, ये हो गया आर स्क्वायर इक्वल टू, ये जो है आप, ये फॉर्मूला मिल गया आपको कि अगर p वेक्टर है इधर और ये q वेक्टर है, इसका रिजल्टेंट वेक्टर, यानी इसको आप ऐसे देखिए, रिजल्टेंट वेक्टर को कैसे लिखेंगे, यहाँ पर अगर वेक्टर के रूप में लिखेंगे क्या लिखेंगे, वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर p प्लस वेक्टर q, है ना, ये ना होगा रिजल्टेंट। लेकिन हम मैग्नीट्यूड को कंसीडर करके, इसका मैग्नीट्यूड p है, ये q है, तो ये क्या दे दिया, इससे हमको मिला रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिला, क्या मिलेगा,
मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, इसको नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए, अब देखिए ये क्या है, वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड निकालने से तो आधा काम हुआ, डायरेक्शन भी तो बताना होगा। तो डायरेक्शन के लिए ये जो एंगल है आपका आर, ये कौन सा एंगल है, ये रिजल्टेंट ऑफ पी एंड क्यू मेक्स एन एंगल अल्फा विथ पी। तो इसको क्या निकालेंगे, टेन अल्फा तो निकाल सकते हैं हम लोग। देखिए यहां क्या निकालेंगे, डायरेक्शन ऑफ आर कैसे निकालते हैं, टेन अल्फा क्या होगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो ये सी डी कितना है आपका, सी डी क्या हो जाएगा, सी डी डिवाइडेड बाय ओ डी होगा ना। देखिए टेन अल्फा कितना होगा, इसके ठीक सामने वाला है ये, तो ये होगा परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा, सी डी डिवाइडेड बाय 20 होता है ना, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय 20। और देखिए 10 अल्फा इक्वल टू सी डी कितना निकाले हैं आप लोग, क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय ओ डी कितना निकाले हैं हम लोग, ये वाला है पी प्लस क्यू कॉस थीटा। ये जो फॉर्मूला हुआ ये देता है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ आर, है ना। कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूला से निकालते हैं। डायरेक्शन मतलब रिजल्टेंट फोर्स पी फोर्स के साथ कितना। अगर आपको ये वाला पूछना है कि क्यू के साथ बताओ कितना बनाएगा, तो टोटल अगर थीटा मालूम है, अल्फा मालूम है, तो थीटा में से अल्फा को माइनस कर दीजिए, वो बनाएगा ना उसके साथ, तो आपका वो मिल जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए पी एंड क्यू। अल्फा क्या है, अल्फा इज द एंगल दैट रिजल्टेंट मेक्स विद द फोर्स विद द वेक्टर पी। ये हो क्या, मैग्नीट्यूड निकल गया, इससे क्या मिला हम लोगों को, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, है ना, वेक्टर आर, ये ठीक है ना, वेक्टर आर। और इससे मिल गया डायरेक्शन, वेक्टर में दो ही चीज है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। इस तरह से हम लोगों ने इसको निकाला। ये बहुत यूजफुल फार्मूला है, इसको आप नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। इंटरेस्टिंग, हाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग है। गुड। 5 4 3 2 1 और उसके बाद 0। चलिए इसको अब डिलीट करते हैं, आगे बढ़ते हैं डिलीट करके, है ना। वेरी गुड। अभी देखिए थोड़ा सा इसमें और हम लोग बात करेंगे। चलिए अब हम लोग क्या बात करेंगे बताते हैं आपको। ये जो थीटा है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये वेक्टर वेलोसिटी हो सकता है, या आपका एक्सेलरेशन हो सकता है, या फोर्स हो सकता है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी, है ना। तो यहाँ देखिए हम लोगों ने निकाला है आर स्क्वायर, रिजल्टेंट या मैग्नीट्यूड क्या है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। और दूसरा इंपॉर्टेंट फार्मूला हमारे पास है डायरेक्शन, tan अल्फा इक्वल टू q साइन थीटा डिवाइडेड बाय p प्लस q कॉस थीटा। देखिए यही दो फार्मूला हमारे पास है ना। ये है डायरेक्शन के लिए और है रिजल्टेंट के लिए। इसमें 2-3 बात पर हम लोग ध्यान देंगे जो इंटरेस्टिंग है। देखिए क्या है, पहली बात क्या है
अब नीचे वाला तो रखने का कोई मतलब नहीं है, उसी चीज़ को हमने यहाँ लिख लिया है। अब देखिए पहला चीज़ क्या है, पहली बात क्या है, व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब एक फोर्स इधर लग रहा है और एक इधर लग रहा है। ये P है, ये Q है, ये कितना है 90 डिग्री है। तो इसका जो रिजल्टेंट है ये जो R है ये न होगा, ये R होगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है। तो इसमें क्या होगा, आर स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p q कॉस 90 डिग्री, और ये होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है बताइए, 0 होता है ना, तो इंटू 0, ये क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये वाला खत्म हो गया। तो आर स्क्वायर इक्वल टू इतना, तो आर इक्वल टू कितना होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अंडर रूट। ये ध्यान रखिए, अगर 90 डिग्री है तो ये होगा, समझे इसको, अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो। अब देखते हैं कि व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, दूसरा क्या है, एक केस ए हो गया। अब केस 2 क्या है देखते हैं। केस 2 व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा अगर 0 होगा तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 0, और ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। अब कॉस 0 कितना होता है 1 होता है ना, 1, ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, है ना। ये आर स्क्वायर हम लोग निकाले जा रहे हैं अभी तक, आर स्क्वायर इक्वल टू इतना, आर स्क्वायर इतना हो गया। तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा पी प्लस आर स्क्वायर कितना हो गया पी प्लस क्यू होल स्क्वायर। इसका मतलब आर इक्वल टू कितना होगा पी प्लस क्यू। अगर दोनों वेक्टर एक ही लाइन में काम कर रहे हो तो उसका रिजल्टेंट या उसका सम निकालने के लिए क्या करेंगे, सीधा दोनों को मैग्नीट्यूड को प्लस कर दीजिए, आपका निकल गया। और तीसरा केस है आपका केस 3, व्हेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। जब थीटा 180 होता है तो आर स्क्वायर इक्वल टू होगा आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। इसका वैल्यू कितना होता है -1, ये हो गया आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, यानी आर स्क्वायर इक्वल टू पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर। मान लीजिए पी ज़्यादा है, पी का वैल्यू ज़्यादा है क्यू से, ये लिख सकते हैं, है ना। देयरफॉर आर इक्वल टू कितना हो गया पी माइनस क्यू, यानी अगर दोनों वेक्टर जो है एंटी पैरेलल हो तो उस केस में क्या होगा पी माइनस क्यू होगा रिजल्टेंट, है ना। मैग्नीट्यूड कितना होगा पी माइनस क्यू, सिंपली माइनस कर दीजिए, एक के बड़े वाले मैग्नीट्यूड में दूसरे वाले को माइनस कर दीजिए, हो गया। और एक चीज़ और यहाँ देखने वाली है कि जब 90 डिग्री था, ध्यान रखिए, जब 90 डिग्री था तो इसका वैल्यू इतना आया, और इसका वैल्यू कितना आएगा भाई, ये तो आप मैग्नीट्यूड निकाले हैं 10 अल्फा, इसको तो हम लोग छोड़ दिए यहाँ पर। 10 अल्फा इक्वल टू क्या होगा क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू कॉस थीटा। देखिए साइन थीटा यानी इसमें 90 डिग्री था ना, तो क्या हो जाएगा क्यू साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू कॉस 90 डिग्री, होगा कि नहीं। तो इसका 10 अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, 10 अल्फा का वैल्यू आ गया, साइन 90 का वैल्यू होता है 1, तो ऊपर में रह गया q, और कॉस 90 होता है 0,
तो Q इंटू जीरो हो जाएगा जीरो, क्या हो गया Q डिवाइडेड बाय P। अरे वाह, देखिए मतलब जो है एक फोर्स के मैग्नीट्यूड को अगर दो वेक्टर एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लग रहे हैं, है ना, तो उस केस में जो अल्फा होगा यानी रिजल्टेंट का डायरेक्शन, है ना, निकालने के लिए क्या आ गया आपको Q बाय P। मतलब एक फोर्स का मैग्नीट्यूड में दूसरे फोर्स के मैग्नीट्यूड से देख लीजिए Q बाय P है, डिवाइड कर दीजिए तो 10 अल्फा मिल जाएगा आपको। 10 अल्फा मिल गया, मतलब ये हो गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल टू इसको बोलते हैं 10 इनवर्स, ये जो है ना Q बाय P। लेकिन अभी आपको शायद इसका अभी आइडिया नहीं होगा, 10 इनवर्स Q बाय P, है ना, ये आपका हो गया डायरेक्शन, अल्फा का वैल्यू हो गया, ये अल्फा इक्वल टू इतना हो जाएगा। समझे इसको, समझ गए। और इस केस में क्या होगा, सॉरी केस 2 में जीरो है, मतलब क्या है इसमें, सपोज इसमें क्या हो रहा है, इसमें इसका अगर फिगर आप देखेंगे ये एक पॉइंट है, इसमें एक फोर्स P लग रहा है और दूसरा फोर्स Q भी लग रहा है इसी पर, इसका रिजल्टेंट भी तो इधर ही होगा और रिजल्टेंट इधर होगा, और तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन P फोर्स या Q फोर्स के साथ कितना होगा, जीरो हो। मतलब एक तरह का हो गया, कोई भारी सामान है ना, उसमें दो बच्चे भिड़ गए हैं, उसको खींचना है ना, तो दोनों खींचते हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में एक ही रस्सी को पकड़ के खींच रहे हैं, दोनों जो रस्सी एक ही रस्सी में बांधा हुआ है उसको खींच रहे हैं, है ना। ये वाला है, ये सामान है आपका, समझे ना, ये सामान है। ये जो है मोहन है, वो फोर्स लगा रहा है P, और सोहन कितना लगा रहा है Q, और एक ही डायरेक्शन में दोनों खींच रहे हैं, तो रिजल्टेंट भी उसी डायरेक्शन में हो जाएगा, R हो जाएगा, और रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में होगा जिसमें कि P और Q लग रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा इस केस में, ये है आपका सामान, एक फोर्स लगा रहा है ना, कि एक कंपटीशन है, दो बच्चे हैं, कह रहा है कि भाई देखो इसमें लग रहा है फोर्स P, इसमें कितना लग रहा है Q लग रहा है इधर, लेकिन क्या है ये अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, क्योंकि एंगल कितना है 180 डिग्री, ये एंगल कितना है 180 डिग्री। तो क्या होगा इस केस में जो ज़्यादा बलशाली होगा उसके तरफ जाएगा, और जिधर जाएगा मतलब अगर P ज़्यादा उसको ताकत है तो P की तरफ जाएगा, तो जिधर जाएगा उधर ना रिजल्टेंट, है ना, इधर नहीं जाएगा तो रिजल्टेंट इधर नहीं, किधर जाएगा। अगर P बड़ा है Q से, यानी ये मान लीजिए कि मोहन ये सोहन है, तो मोहन अपनी तरफ इसको खींच लेगा, यानी रिजल्टेंट इधर ही हो रहा है, और रिजल्टेंट P के साथ कितना एंगल बना रहा है, जीरो। समझ गए ना, P के साथ कितना बना रहा है, जीरो। इससे पूछिएगा तो क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा इस केस में। तो जिधर जा रहा है उसी तरफ R भी जा रहा है, और P की तरफ जा रहा है R, तो क्या होगा आपका R का डायरेक्शन और P का डायरेक्शन क्या होगा, कंसाइड कर जाएगा, एक ही डायरेक्शन में चले जाएंगे। ये तीन चीज जो है, तीन केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जो है आप अपने से भी बना करके अलग अलग केस को देखिएगा। जब 90 होता है तो R कितना होता है, अल्फा कितना होता है, जब 0 होता है तब मैग्नीट्यूड कितना होता है वेक्टर का, और एंगल कितना होगा, ये आप तो समझ सकते हैं। और जब अपोजिट डायरेक्शन में दो फोर्स लग रहे हैं, दो वेक्टर लग रहे हैं, तो उस केस में जो ज़्यादा होगा, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उसी के तरफ रिजल्टेंट जाएगा, है ना, और जिधर जाएगा उस फोर्स के साथ उसका क्या होगा, रिजल्टेंट का एंगल डायरेक्शन क्या मतलब सेम होगा, तो क्या हो, कंसाइड कर जाएगा, कॉलिनियर हो जाएगा उस तरफ, नहीं कॉलिनियर हो जाएगा, P और R दोनों उस तरफ कॉलिनियर हो जाएगा। क्लियर। देखिए क्या है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम आपको एक्सपोजर दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि सब्जेक्ट जो है, जो टॉपिक है, उसमें कंसेप्ट क्या है वो समझा है। असली प्लेयर तो आप होंगे कि इसको समझने के बाद और कुछ प्रॉब्लम बनाने के बाद आप कितना सोच सकते हैं, कितना इमेजिन कर सकते हैं,
ये आप पर डिपेंड करता है। अलग अलग टाइप का, जैसे एक डॉक्टर जो है जितना ज़्यादा पेशेंट दिखेगा उसका नॉलेज उतना ही बढ़ता है, उसी तरह से फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे मैथ हो, आप इसमें जितना अधिक से अधिक प्रॉब्लम बनाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम बनाने के लिए कि मिनिमम कंसेप्ट जो है वो तो ज़रूरी है, वही हम लोग कर रहे हैं। कंसेप्ट, उसका मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या है, हाँ, उसका फील आपको होना चाहिए। अच्छा है, इतना करने से मज़ा नहीं आता है। फॉर्मूला निकाल लीजिए, जब फॉर्मूला देखते हैं लगा करके तब हमको लगता है अच्छा ये बात है, और एक स्माइल आता है आपके चेहरे पर, हाँ मैंने इसको समझ लिया, है ना। गुड, तो इसको नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 5 4 3 2 1। ठीक है, ओके। अब ये चीज बताते हैं आपको, चलिए यहां तक तो हो गया आपका, चलिए यहां से इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, यहां से ये करते हैं, थोड़ा सा और इसमें कोशिश करते हैं। जानते होंगे आप भी, ऐसा नहीं है नहीं जानते हैं, लेकिन जो है ना उसको रीइंफोर्स कर दिया जाए उस नॉलेज को थ्रू डिस्कशन। तो क्या करते हैं, जैसे अब हम क्या कर रहे हैं, ये फॉर्मूला हमारे पास है। अब क्या है कि थीटा है कितना 90 डिग्री, थीटा कितना है 90 डिग्री, केस 1 एंड थीटा कितना है 90 डिग्री। ओके, जब 90 डिग्री रहता है थीटा तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इन होता है। देखिए तो मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं, ये आप ध्यान देना है आपको। इतना होता है। अब देखिए, मान लीजिए लेट P इक्वल टू Q, है ना। अब देखिए फोर्स क्या है, दोनों बराबर है, वेक्टर क्या है, दोनों बराबर है, मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है। अब जब आप देखिएगा, एक इधर लग रहा है P और इधर भी लग रहा है P, Q इक्वल टू P इक्वल टू Q, दोनों बराबर फोर्स लग रहे हैं, और ये एंगल कितना है 90 डिग्री। इसका जो रिजल्टेंट होगा, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, R जो होगा वो कहां से जाएगा, बीचों बीच जाएगा। वो कितना का एंगल बनाएगा 45 डिग्री, क्योंकि दोनों फोर्स क्या है, P और Q अगर इक्वल है और 90 डिग्री पर लग रहा है, यहां पर कोई सामान है उसको खींच रहा है, तो क्या होगा, रिजल्टेंट क्या जाएगा, बीचों बीच जाएगा। और रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा फॉर्मूला, होगा ना। अब देखिए दूसरा केस देखिए आप, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ओके। अब देखिए R इक्वल टू कितना होता है, इसमें यह होता है P प्लस Q, देखिए ना यही होता है। अगर थीटा का वैल्यू 0 है तो P प्लस Q, रिजल्टेंट क्या होता है, दोनों को ऐड कर दीजिए। अब देखिए, अब क्या है, इसमें एक फोर्स लग रहा है इधर, ये क्या है P, दूसरा P इक्वल टू Q, मतलब P है, दूसरा फोर्स भी है P, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट जो इसमें लगेगा वो देखिए ना इसी डायरेक्शन में लगेगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, R इक्वल टू 2P हो जाएगा, या 2Q बोलिए, है ना। और देख रहे हैं डायरेक्शन क्या होगा, वही डायरेक्शन होगा जो कि P और दोनों फोर्स का जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में चला जाएगा, है ना। और तीसरा चीज जो हम लोग देखे, ये तो जैसा कि हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, केस 3 थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या है, ये तो लग रहा है P और इधर भी लग रहा है P, है ना, और एंगल कितना है पाई, यानी 180 डिग्री एंगल है। अब इसमें क्या है कि ये बेचारा ना तो इधर जा पाएगा ये, ना तो इधर आ पाएगा। क्यों कि दोनों तरफ जो है मोहन और सोहन जो है दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं। फोर्स है ना, P एंड Q क्या है, दोनों बोथ फोर्सेस आर या बोथ वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बट
अपोजिट इन डायरेक्शन, एंटी पैरेलल है, तो उसमें से क्या होगा, ये दोनों यहीं रह जाएगा। आर इक्वल टू क्या आता है, पी माइनस क्यू होता है ना, तो दोनों इक्वल हैं, पी माइनस पी, क्या होगा, 0। फोर्स लग रहा है, ये भी लगा रहा है, ये भी लगा रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड हो गया 0। मतलब ये यहां से ना दाएं लेफ्ट जाए, ना लेफ्ट जाएगा, ना राइट जाएगा, है ना। तो इसको भी हम लोग देखे, तो पहले क्या देखे, पहले 3 केस हम लोग डिस्कस किए, उसमें पी एंड, और एक चीज देखिए, यहां पी एंड क्यू इक्वल है तो बीचों बीच जाएगा, और अगर पी और क्यू इक्वल नहीं है तब डिपेंड करेगा कि कौन ज्यादा है ना। इस केस में tan अल्फा कितना आर, देखिए तब क्या डिपेंड करेगा, कौन ज्यादा है कौन कम है, तब जो है इस फॉर्मूला से हम लोग को एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा, आर क्यू के साथ कितना बनाता है एंगल। अगर दोनों अनइक्वल फोर्सेस है, अनइक्वल वेक्टर्स है, लेकिन अगर इक्वल वेक्टर्स हैं तब तो एकदम बीचों बीच आ जाएगा। तो कुछ प्रॉब्लम ऐसा भी आता है ना कि आपको इक्वल फोर्स दे देगा, बोलो रिजल्टेंट जो है कितना एंगल बनाएगा इस फोर्स से या उधर वाले फोर्स से, तो इसमें बिना बनाए आप कह सकते हैं। लेकिन फोर्स अगर डिफरेंट है, अगर वेक्टर्स डिफरेंट हैं, हाँ, तब क्या होगा, तब तो निकालना पड़ेगा उसको, और ये दोनों आपको क्लियर होगा। ऐसे भी आप डेली लाइफ में भी देखते हैं कि कोई काम कर रहे हैं, किसी चीज़ को हटाना है, एक बच्चा से काम नहीं होता है, 2 बच्चे 3 बच्चे 4 बच्चे लग करके किसी चीज़ को रस्सी में बांधा हुआ है उसको खींचते हैं, तो है ना। लेकिन ये है कंपटीशन में हो सकता है, बोलो कौन ज़्यादा ताकतवर है उसको प्राइज मिलेगा। अगर ये खींच लेगा अपने तरफ तो मोहन को मिल जाएगा प्राइज, और ये सोहन अगर अपनी तरफ खींच लेगा तो, लेकिन क्या होगा उस केस में पी और क्यू जो है इक्वल नहीं होंगे, जो ज़्यादा होंगे उसके तरफ जाएगा रिजल्टेंट, है ना। और उस केस में रिजल्टेंट क्या होगा, डिफरेंस के बराबर होगा नहीं, उसमें क्या होगा, फॉर्मूला नहीं लिखे हैं यहाँ पर, आर इक्वल टू क्या होता है, इसमें आर इक्वल टू होता है पी माइनस क्यू होता है ना। जो ज़्यादा है उसके तरफ जाएगा, पी ज़्यादा है तो पी के तरफ, क्यू ज़्यादा है तो क्यू के तरफ। क्लियर है, इसको नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट लीजिए। 5 4 3 2 1 उसका 0। बहुत अच्छा। इसको डिलीट करते हैं। चलिए, अब जो है ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है आपका, है ना, बहुत खुशी की बात है। और जानते हैं पढ़ने के बाद जो है सोचिए आज हमने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या इम्पोर्टेंट डिस्कस किए हैं, उसको मन में सोचिए। प्रॉब्लम अगर नहीं बनता है तो नहीं बना है तो उसको छोड़िए मत, किताब कॉपी को रखिए, किताब को रखिए, और जब लेटते हैं तब सोचिए कि आज ये प्रॉब्लम हम नहीं बना पाए थे, कहाँ ये हुआ, कैसे बना सकते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, हाँ देखिए, सब्ट्रैक्शन देखिए, ये एक अलग से कुछ नहीं है। देखिए, इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, 2 वेक्टर है आपको ए और बी, देन वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी is defined as vector A minus vector B equal to vector A plus ऐसे करके जो है निगेटिव ऑफ वेक्टर B। एक्चुअली ये क्या है, ये क्या है, सम ऑफ वेक्टर A and
सम ऑफ वेक्टर ए एंड माइनस बी है, ए एंड वेक्टर बी। माइनस बी है क्या? निगेटिव ऑफ वेक्टर बी। एक्चुअली सब्ट्रैक्शन क्या है? ये जो आप लिखे हैं वेक्टर ए माइनस बी, ये क्या है? एक्चुअली दिस एक सम है। किसका सम है? वेक्टर ए का और निगेटिव ऑफ वेक्टर बी का सम है ना। ऐसे ही इसको डिफाइन करते हैं। क्लियर? क्या है? अगर ए और बी दो वेक्टर है तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी ये क्या है? सम है। दिस इज द सम ऑफ वेक्टर ए एंड निगेटिव ऑफ वेक्टर बी। ये भी सब्ट्रैक्शन जो है ना वो भी एक सम ही है। यही चीज है इसमें। अब इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग देखेंगे और बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे इसको। ये क्लियर है? इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या करते हैं? मान लीजिए कि एक वेक्टर है आपका ओ ए करके, हाँ, एक क्या है ओ ए लाइन में क्या है? एक वेक्टर है आपका ए, ओके, वेक्टर ए, और इधर ले लेते हैं एक वेक्टर बी। ये क्या है? वेक्टर बी। ठीक है, ओके। तो वेक्टर देखिए ओ से ए गया और ए से बी गया। इसका रिजल्टेंट क्या होगा? ये मान लीजिए बी है, इसका रिजल्ट का डायरेक्ट ये क्या होगा? ऐसे होगा। ट्रायंगल लॉ में हम लोग देखे हैं ना, वेक्टर ए और इसी ऑर्डर में जो है वेक्टर बी, ओ ए फिर दूसरा हो गया ए बी डायरेक्ट उसमें। तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है? इस ऑर्डर, ये जो टेकन इस ऑर्डर के अपोजिट ऑर्डर में होता है, ओ से बी में होगा, और इसका वैल्यू कितना होगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा। ये ट्रायंगल लॉ आपको बोलता है ना। ठीक है, अब क्या करिए थोड़ा सा, अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए ये जो हो गया वेक्टर ए प्लस बी, और ये जो है आपका वेक्टर ए प्लस निगेटिव ऑफ वेक्टर बी, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो वेक्टर बी का इधर डायरेक्शन है, तो इधर जो है ना हम एक इसको एक्सटेंड कर देंगे, जितना ये है ठीक उतना ही इधर कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ वेक्टर बी नहीं होगा। देखिए ये क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ वेक्टर बी। ये वेक्टर ए है, ठीक है ना। अब जो है इसका डायरेक्शन ये हुआ, इसका डायरेक्शन क्या होगा? ये होगा ना, नहीं होगा कि नहीं? वेक्टर बी का डायरेक्शन है ए से बी, तो माइनस बी का डायरेक्शन क्या होगा? ए से मान लीजिए ये सी है पॉइंट, तो इधर से इधर हो जाएगा। तो एक वेक्टर इधर से आया ए, दूसरा वेक्टर माइनस बी का इधर से इधर गया, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? ओ से सी। इसका क्या होगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर निगेटिव ऑफ वेक्टर बी। तो एक क्लियर हुआ आपको? हुआ कि नहीं? दो वेक्टर दिया हुआ है, एक वेक्टर ए है जो से ओ से ए की तरफ है, और ये दूसरा क्या है? वेक्टर बी जो कि ए से बी की तरफ है। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? ओ से बी की तरफ होगा। डायरेक्शन क्या होगा? ओ से बी की तरफ, और वो होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, हम लोग वेक्टर में ट्रीट कर रहे हैं इसको, दोनों है इसमें, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी, दोनों। अब देखिए हम लोग जानते हैं निगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या होता है? वेक्टर ए और माइनस वेक्टर ए है ना, तो क्या होता है? मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होता है। तो इस वेक्टर बी का निगेटिव क्या होगा? ये इधर से ए से बी की तरफ जा रहा है, तो इसका निगेटिव ए से सी की तरफ होगा। और देखिए तो क्या हो जाएगा? माइनस बी वेक्टर। अब देखिए एक वेक्टर गया ओ से ए की तरफ, दूसरा जा रहा है ए से इधर जा रहा है, इधर से इधर, इसको इसमें भी दिखा दीजिए, और ओ से ए और ए से सी। इसका रिजल्टेंट क्या होगा? ओ से सी की ओर। और वेक्टर कौन कौन सा है? ए है, एक है माइनस बी वेक्टर है। तो ऐसे कैसे लिखेंगे इसको? ऐसे लिखे ए प्लस अंडर ब्रैकेट निगेटिव ऑफ वेक्टर बी। यही है आपका ए प्लस। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? क्लियर है?
बिल्कुल क्लियर है, मुझे पता है आप कर सकते हैं। हो गया ये। क्लियर, वेरी गुड। इसको नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फाइव 4 3 2 1 0 और इस तरह से इसको अब डिलीट करते हैं। अब जो है नोट कर लीजिए आप, अच्छा कंसेप्ट है आपका। देखिए नोट कर लीजिए। आपको एक क्लास में हम मॉडल्स के बारे में भी समझाएंगे, इनइक्वलिटीज के बारे में भी समझाएंगे। फॉर एनी टू वेक्टर्स, इसको नोट कर लीजिए, फॉर एनी टू वेक्टर्स, फॉर एनी टू वेक्टर्स। देखिए वेक्टर्स ए एंड बी, ओके। पहला पॉइंट, मॉडल्स ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये क्या होगा? लेस देन इक्वल टू मॉडल्स ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉडल्स ऑफ वेक्टर बी। और दूसरा पॉइंट नोट कर लीजिए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसका मॉडल्स जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू मॉडल्स ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉडल्स ऑफ वेक्टर बी। सॉरी, यहां प्लस नहीं होगा, क्या होगा? यहां माइनस होगा। और ये क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, ओके। और एक तीसरा पॉइंट भी जान लीजिए, यह है आपका मॉडल्स ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज लेस देन इक्वल टू मॉडल्स ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉडल्स ऑफ वेक्टर बी। और लास्ट पॉइंट इसमें क्या है? इसमें है आपका मॉडल्स ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडल्स ऑफ वेक्टर ए माइनस मॉडल्स ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, इसको समझने में ऐसे भी देखिए कि कोई भी ट्रायंगल है ना आपका, मान लीजिए कि कोई भी ट्रायंगल है, ए बी सी करके एक ट्रायंगल है, तो इसमें क्या होता है? मॉडल्स जितना आप देख रहे हैं सब है, मैग्नीट्यूड है इसमें, है ना। देखिए ना, ऐसे भी दो वेक्टर का सम है, उसका मैग्नीट्यूड है, ये इंडिविजुअल वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना, उसका सम है ये। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है? लेस देन इक्वल टू, ये वाला जो है बड़ा भी हो सकता है इससे, या इक्वल होना है। ठीक इसका अपोजिट है इसका, क्योंकि यहां पर डिफरेंस है मैग्नीट्यूड का, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, इसका जो डिफरेंस है
तो ये जो है इससे बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। और अगर ये है आपका वेक्टर a माइनस बी, तो देखिए ये जो होगा इसका मैग्नीट्यूड वो इंडिविजुअल वेक्टर के सम से कम हो सकता है या इक्वल हो सकता है। और यहाँ पर डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड है इंडिविजुअल वेक्टर के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस से ये ज़्यादा हो सकता है। और इसको बढ़िया से अगर आपको मालूम है तो आप ये लिख सकते हैं, इस चीज़ को हमेशा रखिए नॉलेज में, एनी वन लेंथ ऑफ किसी भी ट्रायंगल, लेंथ ऑफ एनी वन साइड ऑफ ट्रायंगल, है ना, लेंथ ऑफ एनी वन साइड ऑफ ट्रायंगल, जो आप पहले पढ़े हैं वही कंसेप्ट यहां भी चलेगा। लेस देन sum of length of other two sides, and this is more than difference in length of other two साइड्स ऑफ ट्रायंगल। इसको आप जानते भी हैं, फिर भी कर लीजिए। है ना, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर ए प्लस बी। मैग्नीट्यूड अगर देखिए तो इसका ये जो लेंथ है ये वाला और प्लस ये वाला लेंथ है ना, और ये दोनों का सम का लेंथ है। तो वही चीज़ नहीं यहाँ दिखाए हैं, देखिए सेम चीज़ यहाँ लिखा है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ऐसे ऐसे करके ये वेक्टर क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसी का रिलेशन यहाँ पर दिखाया है। और ये कंसेप्ट आपको मालूम ही है कि कोई भी साइड ले लीजिए, लेंथ ले लीजिए, तो अदर टू साइड्स का जो लेंथ का सम है उससे छोटा होना है, और अदर टू साइड्स के लेंथ का जो डिफरेंस है उससे वो ज़्यादा होता है। दोनों कंबाइन करिए, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। ओके, इसको नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक सवाल बनाते हैं खूब अच्छा सा, 5 4 3 2 1 0। अब इसको मिटाते हैं। If position vectors of vector of A and B are, वेक्टर A वेक्टर B का कितना है, वेक्टर A इक्वल टू I प्लस 3J माइनस 7K I कैप 3J कैप 7K कैप, और वेक्टर B कितना है, यह है आपका if पोजिशन वेक्टर्स ऑफ A एंड B आर इतना, ठीक है, और इतना एंड 5I माइनस 2J कैप प्लस 4K कैप, फाइंड ए बी वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो इसको इस तरह से देखिए, जैसे क्या है ना
कि ये आपका जो है, सपोज करिए ये O है और यहाँ से एक वेक्टर कहाँ है, ये A है, ये वेक्टर A है, A पॉइंट है, और दूसरा है B आपका, ये B है यहाँ पर, ठीक है। तो OA जो है पोजीशन वेक्टर, मतलब इसके रेस्पेक्ट में A कहाँ है या उसका दिया हुआ है आपको, और O के रेस्पेक्ट में B का पोजीशन क्या है, ये है। तो आपको निकालना है AB, क्या निकालना है, AB, है ना। तो AB निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सो देखिए B से A को माइनस, AB निकालना है ना, तो AB निकालने क्या करेंगे, देखिए ये इधर से है तो ये हो गया OA, ये हो गया OB, और ये वेक्टर आपका दिया हुआ है, A का क्या है पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, I + 3j कैप + 7k कैप -7k कैप है I का, और B का A का, और B का कितना है आपका है 5I कैप -2j कैप + 4k कैप, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको OA दिया हुआ है, OA कितना है, OA वेक्टर आपको दिया पोजीशन वेक्टर, इसके रिस्पेक्ट इसका कितना है OA दिया हुआ है I कैप + 3j कैप -7k कैप, ओके। हाँ, और OB कितना दिया हुआ है, OB वेक्टर B का पोजीशन इस कितना दिया हुआ है 5I -2j + 4k, ये दिया हुआ है आपको। तो आपको निकालना है AB, तो AB वेक्टर जो होगा आपका AB, जैसे ये हुआ आपका, यहाँ से इसको ले लीजिए AB, तो AB वेक्टर जो होगा वो कैसे निकलेगा, B से मतलब OB में से इसको माइनस कर दीजिए, देखिए ना ये OA, ये AB आप निकाल रहे हैं, तो इधर से कितना होगा OB का दिया हुआ है आपको, तो इसमें से इसको OB में से OA को घटा दीजिए, OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, और OB कितना है आपका, ये है आपका I कैप + 3j कैप -7k कैप माइनस कितना है 5I कैप -2j कैप + 4k कैप। ये ध्यान रखिएगा, जब भी आपको पोजीशन वेक्टर दिया हुआ मिले, है ना, तो कैसे निकालेंगे। अब देखिए यहाँ I, अब इसको देखिए, ये हो गया I कैप + 3j कैप -7k कैप -5I कैप + 2j कैप -4k कैप, यही ना होगा, देखिए। और ये I है यहाँ -5 है, क्या आ जाएगा -4I कैप 3j 2j + 5j कैप -7 -4 -11k कैप। तो ये AB वेक्टर कितना हो गया, इतना हो गया, यही आपका हुआ आंसर, नहीं ये हुआ आंसर आपका -4I कैप, नहीं 4 अरे रे क्या किए हम लोग, गलती कर गए। गलती क्या किए, OB - OA है और हम लोग यहाँ लिख दिए OA लिख दिए, इसलिए यहाँ से फिर से आपको बोलना चाहिए ना, नहीं आप बोले नहीं। देखिए तो OB कितना हो गया 5I कैप -2j कैप + 4k कैप, OB लिखना था पहले, ओके। माइनस OA कितना है जी, ये वाला है I कैप + 3j कैप -7k कैप। देखिए ठीक है, जब भी ये इस तरह का हो तो लेट मी नो इमीडिएटली, ओके। अब देखिए 5I कैप -2j कैप + 4k कैप, ये हो जाएगा -I कैप -3j कैप + 7k कैप, इतना हो गया। अब 5I में से एक I चला गया, कितना बच गया 4I कैप
-2j -3j दोनों माइनस है, क्या जाएगा -5j कैप। 4k प्लस है, 7k प्लस है, क्या जाएगा +11k कैप। देखिए ये हो गया आपका ये वेक्टर AB, है ना। हाँ देखिए आंसर हो गया 4i कैप -5j कैप +11k कैप। अब बताइए क्लियर है? वेरी गुड, ये हो गया आंसर। आप इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम जो है नेक्स्ट क्लास जो है हमारा होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। ओके, हाँ बस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, वो भी बहुत आसान है। बस थोड़ा सा जिस तरह से ये वाला समझ क्लास ले रहे हैं कर रहे हैं उसी तरह से उसमें भी ध्यान देना है। सो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका 5 4 3 2 1 0 और ऑल द बेस्ट। लेट अस मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय।